हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ा रहे थे पीएससी फर्स्ट ईयर और पीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला, लोरेंज रूपांतरण, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब उसमें हम पढ़ रहे हैं टाइम डायलेशन, काल विस्मरण। तो काल विस्मरण क्या होता है कि हम कोई घड़ी लेते हैं जो कि स्थिर अवस्था में और एक अन्य घड़ी लेते हैं जो कि गतिशील अवस्था में है। तो जो गतिशील अवस्था में जो घड़ी है वो सुस्त लगेगी, यानी वो जो घड़ी दिखाएगी, जो ये घड़ी दिखाएगी, वो समय अलग अलग होंगे। हम जो ये घड़ी की बात कर रहे हैं, ये हाथ वाली घड़ी नहीं, ये है मैकेनिकल घड़ी। इसका तो एक जो टाइम रहेगा वो सेम ही रहेगा। लेकिन जो दो घटनाएं घटती हैं, जो समय घट रहा है, वो समय जब गति होती है तो उसमें समय बढ़ जाता है और जो स्थिर होता है उसमें घट जाता है समय। तो हम यही पढ़ेंगे एक किस प्रकार होता है और कितना बढ़ता है, किस वेग से जाएंगे तो कितना कितना क्या क्या फर्क पड़ता है। तो इसके कई प्रैक्टिकल भी है, नेचर में भी है, इसकी बहुत सी जगह जरूरत पड़ती है, वो भी हम बताएंगे। इसका प्रैक्टिकल क्या है, इसका प्रायोगिक सत्यापन क्या है, वो किस प्रकार है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें कि कोई घड़ी कोई, चूंकि हम ये स्पेशल थ्योरेटिक्स ये बताया है लोरेंज रूपांतरण में कि समय निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि एस और एस डैश में समय बदलता है, तो ये निरपेक्ष नहीं है। तो ये प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। यदि प्रेक्षक धीरे गति करता है तो समय निर्भर नहीं करता। तो गैलेन रूपांतरण हम लिख सकते हैं कि टी डैश बराबर टी। लेकिन जब प्रेक्षक गति प्रकाश वेग की कोटि का होता है, प्रकाश वेग की v है, वो सी में गति करे 0.5 सी या 0.98 सी, इस प्रकार के वेग से गति करे, तो क्या होगा कि ये होगा टी डैश बराबर होगा गामा टी माइनस वी एक्स नॉट अपन सी स्क्वायर। लोरेंज रूपांतरण हम ये पढ़ चुके हैं, यानी ये समय निरपेक्ष नहीं है, ये समय बदलता है। लेकिन जब वेग कम होगा तो समय नहीं बदलता है। तो ये तो था कि समय निरपेक्ष नहीं है, वह वेग पर निर्भर करता है। और समय नहीं, दूरी भी वेग पे निर्भर करती है और द्रव्यमान भी वेग पे निर्भर करता है और संवेग भी वेग पे निर्भर करता है। तो ये सभी वेग पे निर्भर करते हैं कि किस प्रकार यदि वेग बहुत ज्यादा हो तो किस प्रकार द्रव्यमान बदल जाते हैं। इसी के साथ हम ये बताएंगे द्रव्यमान साथ कि कोई भी कण प्रकाश वेग से क्यों नहीं चल सकता, इन सबके कारण है। तो हम चलो लिखिए, आप, मैं बोल देता हूँ, आप लिखिए कि मानना आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि समय निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि उसमें लोरेंज रूपांतरण हमने पढ़ा था, समय निरपेक्ष नहीं है। तो समय निरपेक्ष नहीं है, समय व समयांतराल प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। समय व समयांतराल प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। अब हम मान लेते हैं कि एस में कोई घटनाएं घट रही है T1 और T2 समय पे, वही घटनाएं S2 में S डैश में T1 डैश और T2 डैश पे घटेंगी। तो हम निकालेंगे उनमें रिलेशन कि वो घटनाएं कितना कितना समय अंतराल का फर्क आएगा, कि उसमें कितना समय में घट रही है और वो एस डैश में वो घटना कितने समय में घट रही है। तो माना कि एस निर्देश तंत्र में कोई घड़ी विराम अवस्था में है, माना कि एस निर्देश तंत्र में कोई घड़ी विराम अवस्था में है, तो या विराम अवस्था में पर कोई घटना एक्स नोट, पर कोई घटना एक्स नोट है, कोई घटना एक्स नोट पर समय T1 व T2 पर घट रही है, समय T1 व T2 के समांतराल पर घट रही है, जिनके निर्देशांक x नोट T1 व x नोट T2 माने जा सकते हैं। हमने स्थिति ए की मानी है, समय अलग अलग माना है कि इस स्थिति पे कोई घटना घट रही है T1 समय पे, और इसी स्थिति पे वही घटना T2 समय तक घट रही है। तो ये समांतराल हो गया, T1 से T2 समांतराल के बीच में ये घटनाएं घट रही है, इतने समांतराल में घटना घट रही है। तो हम देखेंगे यदि इस निर्देश तंत्र को विवेक से गतिशील कराएंगे तो ये घटना कितने समय में घटेगी। ये 5 मिनट, मान लो ये 5 मिनट में घट रही है, तो अब ये कितने में घटेगी, 10 मिनट में घटेगी, 4 मिनट में घटेगी, 8 मिनट में घटेगी, 7 मिनट में घटेगी। हम ये देखना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि निर्देशांक ये और ये है। अतः एक निर्देश तंत्र S डैश, एक निर्देश तंत्र S डैश, एक निर्देश तंत्र S डैश जो कि S के सापेक्ष v वेग से
एक निर्देश तंत्र एस डैश जो कि एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, जो v वेग से गतिशील है, में टाइम के निर्देशांक, जो टाइम के निर्देशांक वो क्या होंगे, t1 डैश व t2 डैश। देखिए t1 डैश और t2 डैश होंगी, यहाँ तक तो लिख लिया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार रिलेट होते हैं। तो देखिए लोरेंज रूपांतरण से हम लिख सकते हैं, लोरेंज रूपांतरण से, लोरेंज रूपांतरण से हम क्या लिख सकते हैं कि t जो होगा, t डैश होगा, वो होगा गामा t माइनस वी एक्स नॉट अपॉन सी स्क्वायर। ये होता है उसका सॉरी समय का रूपांतरण लोरेंज रूपांतरण में। तो अब हम जो पढ़ रहे थे t1 डैश पे, तो t1 डैश होगा, t1 डैश बराबर होगा गामा t1 माइनस वी एक्स था, ये होगा अब एक्स नॉट अपॉन सी स्क्वायर। और जो t2 डैश होगा वो होगा गामा गामा t2 माइनस वी एक्स नॉट अपॉन सी स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में से एक हटाते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 2 माइनस होगी तो क्या होगा, t2 डैश माइनस 2 में से एक हटाते हैं, 2 में से एक हटाते हैं, तो t2 माइनस t1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा गामा t2 माइनस t1 माइनस वी एक्स नॉट अपॉन सी स्क्वायर पहले वाला, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस लगा के दूसरे वाला, और ये कैंसिल। और अब जो आ गया वो रिजल्ट आ गया हमारे पास कि t2 डैश माइनस t1 डैश इज इक्वल टू गामा t2 माइनस t1। अब देखिए हम जो t2 डैश माइनस t1 डैश है, ये s डैश निर्देश तंत्र में समय है, तो इसको हम मान रहे हैं त्वरित निर्देश तंत्र फ्रेम में समय अंतराल टो। टो क्या है, समय अंतराल t2 डैश माइनस t1 डैश s डैश में, और ये है गामा, और ये जो t2 माइनस t1 है ये है स्थिर अवस्था वाले फ्रेम में जो इनिशियल टाइम है वो, उसको मान रहे हैं टो नॉट। तो जो ये समय है वो इस प्रकार बदलता है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि टो बराबर होगा टो नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये अब देखिए जो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मान है वो हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि b का मान c के बराबर नहीं हो सकता, c से कम होगा। तो जब ये मान कम होगा तो इसका मतलब है कि टो ज्यादा होगा, यानी जो घटना t1 माइनस t2 समांतराल यानी 5 मिनट में घट रही थी वही घटना अब 7 मिनट में घटेगी। कब, जब वो पूरा निर्देश फ्रेम यानी जो घटना घट रही थी वो v वेग से गतिशील हो जाए तो उसका समय बढ़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि गामा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान, सी स्क्वायर का मान 1 से कम होता है, एक से कम होता है, जिससे टो इज इक्वल टू टो इज ग्रेटर देन टो नॉट, ये होगा। अतः हम कह सकते हैं या लिख भी लीजिए कि टो नॉट, पहले लिखते हैं टो के बारे में, तो टो बराबर होगा वो t2 डैश माइनस t1 डैश इज इक्वल टू होगा, क्या होगा ये कि निर्देश तंत्र s डैश जो कि v वेग से गतिशील है, s के सापेक्ष जो v वेग से गतिशील है में समय अंतराल तथा लिख लीजिए तथा टो बराबर टो नॉट बराबर होगा t2 माइनस t1। निर्देश तंत्र s में टो नॉट लिखिए t2 माइनस t1। निर्देश तंत्र s में घटने वाली घटनाओं का समय अंतराल जिसे कि प्रॉपर टाइम कहते हैं,
प्रॉपर टाइम कहते हैं। प्रॉपर का हिंदी अर्थ होता है उचित, उचित समयांतराल कहते हैं, उचित समयांतराल कहते हैं। तो ये तो थी घटनाएं। जब अब हम ये लिख सकते हैं इसकी जो घड़ी सॉरी जो तो है, यानी जो घड़ी ये टाइम बताएगी और जो घड़ी ये टाइम बताएगी, तो जो घड़ी गतिशील निर्देश फ्रेम में जो टाइम बताएगी वो सुस्त बताएगी, यानी कम बताएगी। यानी जो घटनाएं यहाँ पे घट रही है पृथ्वी पर, मान लो कोई दो घटनाएं हैं वो घट रही है और पृथ्वी के सापेक्ष कोई यान है जो कि 0.5 या 0.75 सी वेग से जा रहा है, पृथ्वी के सापेक्ष इस वेग से जा रहा है, इसमें वही घटना। अब घटना क्या, घटना मान लो आदमी की एज, यानी जब पृथ्वी पे कोई घटना घट रही है, पृथ्वी पे कोई घटना घट रही है तो उसमें मान लो एक आदमी है 20 साल का और एक व्यक्ति जो कि इस यान में बैठा है वो है 20 साल का, तो इसकी और इसकी उम्र जो बढ़ेगी, उम्र तो समान बढ़ेगी, ये 5 साल बाद ये हो जाएगा 25 साल का, लेकिन इसकी उम्र 25 साल नहीं होगी, इसकी उम्र होगी कम, क्योंकि इसका समय अधिक है, इसकी घड़ी सुस्त है, क्योंकि तो आएगा अधिक, तो इसका मान कम होगा। तो इसके लिए तो ये जो 5 साल है वो 1 साल के बराबर गुजरेगा, यानी जब ये मान लो 20 का है और ये 50 का हो जाएगा तो ये कहीं जाके 30 का ही होगा, इसका मतलब कंफर्म नहीं 30 का होगा, यानी कम होगा, इससे कम होगा, यानी ये तो बुढ़ा भी हो जाएगा लेकिन ये जवान रहेगा, क्योंकि इसके लिए समय धीरे है, समय स्लो है। तो इस प्रकार ये समय का वो था कि समय किस प्रकार बदलता है। तो इसमें एक बात और लिख लीजिए कि गतिमान घड़ियां स्थिर घड़ियों की तुलना में सुस्त प्रतीत होती हैं। जो गतिमान घड़ियां हैं, गतिमान घड़ियां स्थिर घड़ी की तुलना में सुस्त प्रतीत होती हैं, जिसे काल विस्फारण कहते हैं। गतिमान घड़ियां स्थिर घड़ियों की तुलना में सुस्त प्रतीत होती है, जिसे काल विस्फारण कहते हैं। तो ये तो था काल विस्फारण। अब हम इसे डेली लाइफ में देखते हैं या नहीं देखते, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो देखिए, हम जो डेली लाइफ की बात करते हैं तो इसमें जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सब न्यून वेग से घटती हैं, यानी प्रकाश वेग से किसी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं घटती। हमारे पास जो रॉकेट है कुछ भी है, ये सब कोई भी प्रकाश वेग की कोटि की घटना नहीं है, तो इसलिए हम इसे अपनी डेली लाइफ में ये नहीं देख पाते। लेकिन फिर ये घटनाएं क्या आती है, कब घटती है, जिसके बारे में बात करते हैं। तो इसका लिखते हैं प्रायोगिक सत्यापन, काल विस्फारण का प्रायोगिक सत्यापन, का प्रायोगिक सत्यापन। देखो मैंने भी बताया इसकी हमारी डेली लाइफ में ये घटनाएं नहीं होती कि हम काल विस्फारण को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास वेग क्या है, बहुत कम वेग है, 1000 किलोमीटर पर आवर, 2000 किलोमीटर पर आवर, 5000 किलोमीटर पर आवर, तो ये वेग प्रकाश वेग के बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसे नहीं देख सकते। ये घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में नहीं है। तो फिर ये घटना कहाँ घटित होती है, तो ये घटना घटित होती है वायुमंडल के 6 किलोमीटर ऊपर म्यूमियोन में। तो वहां क्या होता है, जो म्यूमियोन होता है, जो म्यूमियोन होते हैं वो म्यूमियोन सॉरी म्यूमेसोन, म्यूमियोन नहीं मेसोन है, म्यूमेसोन। जो म्यूमेसोन है वो पृथ्वी के 6 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में जब उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो परमाणु के उत्तेजित होने के कारण म्यूमेसोन का निर्माण होता है, और जो म्यूमेसोन होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं। तो अब देखिए, जो म्यूमेसोन होते हैं वो हमें पृथ्वी पर मिलते हैं, लेकिन पृथ्वी पर प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये है, तो देखिए जो म्यूमेसोन है उसका द्रव्यमान है वो होता है 207 गुणा एमई, एमई यानी इलेक्ट्रॉन के 207
गुणा द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान होता है। और जब इसका निर्माण होता है तो मैंने बताया था वायुमंडल के 6 किलोमीटर ऊपर जो होता है वहां पर जब कॉस्मिक किरणें पड़ती है सूर्य की, तो जो परमाणु है वो उत्तेजित हो जाते हैं। नाभिकों पर जो कॉस्मिक किरणें करती हैं तो उत्तेजित होने के कारण वहां पर प्राप्त होते हैं म्यू मोशन, और वो हमें मिलते हैं पृथ्वी पर। लेकिन जो म्यू मोशन का जो क्या बोलते हैं आयु काल है वो है 2.2 माइक्रो सेकेंड। कितना है? 2.2 माइक्रो सेकेंड। जब इसका आवर्तकाल 2.2 माइक्रो सेकेंड है, जब ये घटना पृथ्वी पर वायुमंडल घटती है, तो जब ये म्यू मोशन का निर्माण होता है तो इनका जो वेग होता है वो वेग होता है 0.998 c। इस वेग से ये रिलीज होते हैं और गति करते हैं। जब इस वेग से गति करते हैं और इनका आयु काल है वो इतना है, तो कितनी दूरी तय करेंगे? तो ये दूरी तय करेंगे 0.998 c। ये तो वेग हो गया, वेग गुणा समय, टी हो गया, या टो मान लो, ये टो हो गया। ये क्या करेगा? दूरी, ये दूरी तय करेगा। तो गुणा ये हो जाएगा 2.2 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 सेकेंड। तो जो ये मान आता है वो आता है 0.66 किलोमीटर यानी 660 मीटर। आप देखिए ये घटना पृथ्वी के 6 किलोमीटर ऊपर वातावरण में घट रही है, और जो म्यू मोशन है वो दूरी तय कर सकते हैं 660 मीटर। तो इसका मतलब ये कि पृथ्वी पे पहुंचने से पहले खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें पृथ्वी पे ये खूब मिलते हैं, खूब प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये पृथ्वी पे क्यों पहुंच रहे हैं? इसका मतलब है कि इनका जो आयु काल है वो 2.2 माइक्रो सेकेंड नहीं होगा। तो फिर इसका सॉरी आयु काल क्या होगा हम वो निकालते हैं। तो जब हमने ये इसको स्थिर माना है और तब इसका ये आयु काल है, तो जब हम इसको गतिशील मानते हैं तो इसका हमने अभी पढ़ा है कि इसका टाइम डायलेशन से इसको समझ सकते हैं कि जो समय होगा तो वो कितना होगा? टो नॉट √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस स्थिरावस्था में जब म्यू मोशन थे तो उनका समय था 2.2 × 10⁻⁶। ये है 1 माइनस, तो v का मान होगा वो होगा 0.998 c अपॉन c का स्क्वायर। तो ये c से c कैंसिल, तो इसका मान आएगा वो आता है 34 ये आता है 34.28 माइक्रो सेकेंड। तो देखिए जब स्थिर थे तो उनका आयु काल था 2.2 माइक्रो सेकेंड, और जब वो गतिशील हो गए तो इसका मतलब है 34.8 माइक्रो सेकेंड। ये समय अंतराल हो गया। अब यदि ये समय है तो हम दूरी निकालना चाहें तो क्या होगा? तो जो ये दूरी आएगी वो आएगी 0.998 c यानी 10⁸8, ये गुणा 10⁸8 गुणा 34.8 गुणा 10⁻⁻6। जो ये दूरी आती है वो आती है 10.4 किलोमीटर। मैंने क्या कहा? ये घटना कहाँ घट रही है? पृथ्वी के 6 किलोमीटर ऊपर। और अब जो कण गतिशील है, जो म्यू मोशन गतिशील है 0.998 c वेग से, तो अब कितनी दूरी तय कर सकता है? वो 10.4 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसके बाद वो 6 हो जाता है। तो इसका मतलब वो पृथ्वी पे पहुंचेगा भी और रुकेगा भी। यानी 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, 6 किलोमीटर पहुंचेगा, और जो कुछ सेकंड बचेंगे उस सेकंड वो रुकेगा। इसका मतलब हमें पृथ्वी पे बहुतायत में हमें म्यू मोशन प्राप्त होते हैं। तो ये किसके कारण हुआ? ये सिर्फ काल विस्फारण टाइम डायलेशन के कारण हुआ। यदि टाइम डायलेशन नहीं होता, दोनों देश तंत्रों में टाइम डायलेशन नहीं होता, तो हमें पृथ्वी पे म्यू मोशन नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसका प्रायोगिक सत्यापन है कि म्यू मोशन हमें पृथ्वी पर क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनमें टाइम डायलेशन होता है। इस जो गतिशील देश तंत्र है उसमें टाइम डायलेशन होता है। ये टॉपिक था उसका प्रायोगिक सत्यापन। इसको लिख लीजिए आप, इसकी थ्योरी है, मैं लिखवा देता हूँ। चलो देखिए, हम जानते हैं कि काल विस्फारण तो बराबर होता है तो नॉट √1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका आगे लिखिए कि हम अपने दैनिक जीवन में किसी प्रकार की घटनाएं हम दैनिक जीवन में
काल स्पार्क जैसी घटनाएं नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास न्यून वेग होते हैं, क्योंकि हमारे पास हम न्यून वेग से देखते हैं, न्यून वेग होते हैं। लेकिन यह घटना म्यू मेसोनों में पाई जाती है, लेकिन यह घटना म्यू ऐसे लिखा जाता है, म्यू ये मेसोन, म्यू मेसोन में पाई जाती है। अब लिखिए म्यू मेसोन के बारे में कि म्यू मेसोन का द्रव्यमान, म्यू मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 207 गुना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 207 गुना होता है, तथा इनका जीवन काल 2.2 माइक्रो सेकंड होता है, 2.2 माइक्रो सेकंड होता है, तथा म्यू मेसोन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। म्यू मेसोन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मैं तेज बोल रहा हूं तो इसे थोड़ा धीरे करके लिख लीजिए, बाकी मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा। ये चैप्टर पूरे होते ही पूरे चैप्टर की पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। तो लिख लिया 2.2 माइक्रोसेकंड होता है, धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, तथा म्यू मेसोन पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में क्षय होता है, परिवर्तित होता है। जो 2.2 माइक्रोसेकंड बाद ये म्यू मेसोन है, ये एक तो पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो में परिवर्तित हो जाता है। तो उसके बाद ये इक्वेशन लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए, इक्वेशन लिखने के बाद आप लिख सकते हैं धरातल से बहुत अधिक ऊंचाई, कोष्टक में लिख लीजिए लगभग 6 किलोमीटर ऊपर, कोष्टक लिए 6 किलोमीटर ऊपर सूर्य की कॉस्मिक किरणें पर परमाणुओं पर पड़ने के कारण म्यू मेसोन का निर्माण होता है। सूर्य की कॉस्मिक किरणों का परमाणुओं पर पड़ने के कारण म्यू मेसोन का निर्माण होता है, जो कि पृथ्वी की तरफ बहुत अधिक वेग 0.998 सी वेग से गति करते हैं, 0.998 सी वेग से गति करते हैं। यदि म्यू मेसोन का आयुकाल 2.2 माइक्रोसेकंड माना जाए, 2.2 माइक्रोसेकंड माना जाए, तो उनका 2.2 माइक्रोसेकंड माना जाए तो, या फिर इससे पहले ये बात और लिख लीजिए कि पृथ्वी को इस वेग से गति करते हैं, ये लिख लिया आपने। इस बात लिखिए हमें ये पृथ्वी पर भौतिक में मिलते हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो ये पृथ्वी पर हमें भौतिक में मिलते हैं यदि इनका आयुकाल 2.2 माइक्रोसेकंड जो इस अवस्था में था वो बताया था, वो माना जाए, तो म्यू मेसोन द्वारा तय की गई दूरी v टो बराबर होगा 0.998 सी गुणा 2.2 10⁻⁶ सेकंड। तो उसके जो आंसर होगा वो लिखिए 0.66 किलोमीटर, यानी 660 मीटर। अब लिखिए यदि म्यू मेसोन का आवर्तकाल 2.2 माइक्रोसेकंड माना जाए तो उनके द्वारा तय की गई दूरी 660 मीटर प्राप्त होती है, जो कि पृथ्वी पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए पृथ्वी पर म्यू मेसोन की भौतिक
को प्रूव करने के लिए हम काल विस्फोरण की सहायता ले सकते हैं या काल विस्फोरण की सहायता से समझा सकते हैं। अतः जब वेग 0.998 c होता है तो म्यू मेसनों का जीवन काल तो निम्न प्रकार निम्न या म्यू मेसनों का जीवन काल तो होगा, तो क्या होगा, तो बराबर होगा तो नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसका मान जो निकालेंगे वो निकालेंगे 2.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका माइनस 6 और जो नीचे होगा वो होगा अंडर रूट 1 माइनस 0.998 सी अपॉन सी का स्क्वायर और ये इसका मान जो आएगा वो आएगा 34.8 माइक्रो सेकेंड, 34.8 माइक्रो सेकेंड। ये जरूर ये लिख लीजिए, उसका मान 34.8 माइक्रो सेकेंड। इतना लिखने के बाद लिखिए अब मीमेसनों द्वारा तय की गई दूरी, अब मीमेसनों द्वारा तय की गई दूरी टीबी टी नोट लिख लीजिए। की बी टी बराबर होगा तो वेग तो उसका 0.988 सी है, सी यानी 3 × 10⁸ और जो अब जो समय होगा वो होगा 34.8 माइक्रो सेकेंड यानी 10⁻⁻⁶। जो ये दूरी आएगी वो आएगी 10.4 किलोमीटर। तो अब लिख सकते हैं अतः म्यूमेशन पृथ्वी पर पहुंचते हैं, इसका मतलब है कि काल विस्फोरण की घटना होती है। म्यूमेशन पृथ्वी पर पहुंचते हैं क्योंकि अब उनके द्वारा तय की दूरी इतनी है, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि काल विस्फोरण की घटना होती है। तो ये एक प्रकार काल विस्फोरण घटना का प्रायोगिक सत्यापन था। तो हमने देखा कि टाइम किस प्रकार बदलता है। अब देखो जो इसका समय था वो 34 हो गया, यानी इसके लिए तो 34 सेकंड और रुके हुए के लिए 2 सेकंड बराबर हो गए। तो इस प्रकार जो गतिशील होता है, जो गतिशील विमान होते हैं उनके जो 100 साल है उनके 2 साल के बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये काल विस्फोरण की घटना थी। अब हम पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन, वो पढ़ेंगे कल। उसके बाद एक द्रव्यमान रह जाएगा, संवेग रह जाएंगे, बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म। उसके बाद इसके क्वेश्चन और ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम यूनिट फर्स्ट के हम करेंगे 5 साल के सोल्ड पेपर कंप्लीट और इसके क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए जाएंगे जल्दी। धन्यवाद।